नेसेसिटी ऑफ मेन स्ट्रीम वेटलैंड कंजर्वेशन। सबसे पहले तो वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड, नाम पे जाओ, देखो लिखे हैं वेट। हाँ, जहां पे पानी टेम्परेरी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो वेट लैंड ऐसा एरिया जो थोड़ा सा वेट आपको दिखाई देगा। तो पानी वहां पे टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है, परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है। बहुत सारे वेटलैंड्स आपके रामसर साइट्स में भी इंक्लूड करे जाते हैं। रामसर एक जगह है ईरान की, वहां पे ये कन्वेंशन होता है, इसी वजह से बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, पर पहले वेटलैंड पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो अभी जो केस आया है वो मेघालय से रिलेटेड है कि कंजर्व करने की जरूरत है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है पूरा का पूरा। तो एक रिसेंट स्यू मोटो केस जाता है मेघालय का, जिसमें बोला गया है कि वेटलैंड को कंजर्व करने में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। आपने सुन रखा होगा कि जितने भी वेटलैंड्स होते हैं ये एक तरह से किडनी की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की किडनी होती है ना, वैसे ही जो जमीन के ऊपर किडनी है वो वेटलैंड्स होती हैं। क्यों बोलते हैं इनको किडनी? बिकॉज इनके अंदर टेंडेंसी होती है चीजों को प्योरीफाई करने की। मतलब अगर आपके पानी में कहीं से हैवी मेटल्स आ गई हैं, हैवी मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वही हैं, लेड आ गया, मर्क्यूरी आ गया, आर्सेनिक आ गया, कैडमियम आ गया, करे थे ना ये पहले भी एक बार डिस्कस। तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये, तो आगे जो पानी जाता है वो साफ होके ही जाता है, तो प्योरिफिकेशन का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो किडनी की तरह बोल सकते हैं ना कि किडनी है लाइफ, जो सरफेस के ऊपर लाइफ आ जाती है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि आर्टिकल के अंदर 2 SDGs भी मेंशन करे होंगे जो लाइफ से रिलेटेड है, 14 एंड 15। 14 में क्या आता है? लाइफ बिलो वाटर, और लाइफ ऑन लैंड 15, SDG नंबर 15। बाकी किस चीज से रिलेटेड एक्शन लेना है? तो वो क्लाइमेट से रिलेटेड लेना है, विच इज SDG 13। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 SDGs हैं, आगे चल के इनका मेंशन भी किया होगा। तो अब क्या हुआ है, अभी रामसर साइट्स इंडिया के अंदर अब देखोगे बहुत सारे वेटलैंड्स। अब देखो ये वेटलैंड ऐसे नहीं सोचना है कि वहां पे बहुत सारे प्लांट्स होने ही चाहिए। कोई लेक है उसको भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, वो भी तो एक तरह का वेटलैंड ही है। साइड में कोई ना कोई फ्लोरा एंड फौना तो सपोर्ट करेगा, प्लांट्स एंड एनिमल साइड में तो सपोर्ट करेगा। पर वाटर बॉडी वहां पे परमानेंट हो जाएगी, पानी कॉन्टिन्यूटी में अवेलेबल है तो वहां पे परमानेंट हो गया। और वेटलैंड में हमने क्या देखा कि पानी टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है और परमानेंट बेसिस के भी ऊपर भी हो सकता है। तो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा भी था कि 2 रामसर साइट्स तमिलनाडु की ऐड हुई हैं, एक झारखंड और एक सिक्किम। तो जैसे सी स्कारा कोटई बर्ड सेंचुरी है, ये तमिलनाडु की है। वैसे ही थेर थांगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु की है। और इसके अलावा खेचियो पालरी वेटलैंड, ये सिक्किम का है और पहला रामसर साइट भी है सिक्किम का। उसके अलावा ऊधवा लेक, ये झारखंड का है और ये भी पहला है झारखंड का रामसर साइट। तो ये चारों रिसेंटली ऐड हुई हैं, इससे पहले 85 थी, अब जो टोटल है वो 89 हो चुकी है। यस, ऑनलाइन फिल्ट्रेशन, वाटर कंटामिनेशन हो रखी होती है उसको प्योरीफाई करता है। यस, ठीक है। तो ये 4 रामसर साइट्स आपने याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। और वैसे ही अगर स्टेट वाइज पूछ ली जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी आती हैं? 3 आ जाती हैं। वैसे ही अगर पंजाब की बात करें वहां पे कितनी वेटलैंड रामसर साइट्स हैं? 6। 6 थी, ठीक है, हरिके सबसे बड़े वाली थी। यस, हाँ जी, पंजाब में 6 हैं। यस, पोंग डैम है, एक रेणुका लेक है और एक चंद्रताल है। ठीक है, ये 3 थी। चलो जी, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं वेटलैंड का, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, मैंने बता दिया ना आपको, जहां पे भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहां आपको आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। आपने सुना होगा ना कि बर्ड वॉचिंग के लिए वहां पे लोग आए थे। क्यों आए थे? बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उन जगहों के ऊपर, इसी वजह से कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। अब सोचो वहां पे पानी अवेलेबल है, ऊपर से सूर्य की किरणें भी आएंगी, तो एक तरह से टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है। वेपर्स बनेंगे तो क्लाउड्स भी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा जो वाटर साइकिल है उसको भी मेंटेन कर रहा है। और एज अ कार्बन सिंक भी ये एक्ट करते हैं। मतलब अब देखो, जहां पे प्लांट्स ज्यादा होंगे वहां पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। तो प्लांट बोलते हैं ना कि कार्बन अगर जल्दी से आपको एब्जॉर्ब करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे? यस, फोटोसिंथेसिस के लिए एक मेन कंपोनेंट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन खींच लेते हैं अपनी तरफ?
प्लांट्स, जैसे आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि हम सांस जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, पर जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। फिर एक दिन टीचर ने बोला होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज उनको खाना बनाना होता है, CO2, और साथ में लगता है वाटर, तो वो भी एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। और फिर जाता है ये प्लांट के लीव्स के अंदर। लीव्स को तभी तो किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, ठीक है? किचन क्यों बोलते हैं? सारा का सारा फूड आपका लीव्स के ही अंदर मैन्युफैक्चर होता है। फिर आता है आपका यहाँ पे एक ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये पूरी प्रोसेस चलती है सूर्य की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये भी आप ध्यान में रखना। और फिर जाके प्रोडक्ट बनता है C6H12O6। अगर एक और जुड़ जाए इसके साथ तो ये स्टार्च भी बन जाता है, जैसे आलू को इमेजिन आप कर सकते हो। और साथ में क्या निकलती है यहाँ से? ऑक्सीजन और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी भी निकलता है। तो ये ऑक्सीजन जाके फिर हम इनहेल करते हैं, तो हुए ना कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्यों? क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। तो फूड के लिए चाहिए था, ऐसे नहीं कि वो उसके पत्तों पे आके कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाएगी, वैसा कुछ नहीं होएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। उसके अलावा एरिया देखोगे अगर आप, कितना कवर है पूरे अर्थ सरफेस पर से, तो 6%, 12.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया तो वेटलैंड्स ने ही कवर करके रखा हुआ है। उसके अलावा इकोसिस्टम सर्विस अगर देखोगे तो ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि फ्लड कंट्रोल, आपने सुना होगा कि जहां जहां पे वेटलैंड होते हैं वहां पे फ्लड भी कंट्रोल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंग्रोव्स, कौन से एरिया में मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स? जो सबसे मेनली आपने सुना होगा वो बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे सुना होगा, बाकी भी होते हैं और जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे डेल्टा बनते हैं। तो यहाँ पे जो मैंग्रोव्स है, वेस्ट बंगाल के अंदर बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, पर मैंग्रोव्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, आगे जाने से रोक देते हैं। तो एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं वहां पे। तो एक सर्विस तो आ गई फ्लड कंट्रोल की। दूसरा वाटर प्योरिफिकेशन, तभी तो इसको क्या बोला हमने, किडनी। एंड तीसरा है क्लाइमेट मिटिगेशन। तो जितने ज्यादा वेटलैंड्स होंगे उससे हमारे एनवायरमेंट की हेल्थ भी पता चलेगी कि सारी चीजें सही हैं या नहीं है, तो क्लाइमेट मिटिगेशन में भी हेल्प करेगा। और क्रिटिकल हैबिटेट प्रोवाइड करता है फॉर डाइवर्स स्पीशीज। जैसे कि मैंने बोला सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो 5 कंट्रीज है टोटल जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर आती हैं। ये सॉलनाइन ग्लूकोज निकलता है। नताशा वाटर के मॉलिक्यूल्स ही निकलते हैं, हाइड्रोजन नहीं होती वो। हाँ जी तानिया, ठीक है नताशा, ये करेक्ट कर लेना, H2O आएगा वहां पे। हाँ, हरिक्के में भी आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, यस। रेणुका स्मॉलेस्ट भी है, यस यस यस, गुड, ठीक है जी। तो डाइवर्स स्पीशीज को भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। जैसे एक दिन एस्चुरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो एस्चुरी कौन सी, क्या बोलते हैं एस्चुरी, मतलब डिफाइन कैसे करोगे आप? सेडिमेंट्स नहीं आते, पर क्या आ रहा है, फ्रेश वाटर वाली रिवर आ रही है, और किस में जा रही है, सॉल्ट वाटर के अंदर। तो यहाँ पे भी एक यूनिक कंडीशन बनती है। इसको हम वेटलैंड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिकॉज प्लांट भी सपोर्ट हो रहे हैं, साइड में एनिमल्स भी आपको मिल जाएंगे और पानी भी कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है। और वेटलैंड की तो डेफिनेशन ही है कि टेम्परेरी या फिर परमानेंट वाटर बॉडी दोनों वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं आते, इस वजह से एस्चुरी बोल दिया था। तो वेटलैंड के अंदर एस्चुरीज भी आ जाती हैं, लेक्स आ गई, रिवर्स आ गई, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। बशर्त क्या है कि फ्लोरा फौना वाटर बॉडी टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे होनी चाहिए। तो जब भी डेफिनेशन बेस्ड आए तो ध्यान रखना है इस चीज का। इसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, अब जब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स की, तो इसको कंजर्व करने के एफर्ट्स पुट करेंगे। तो फिर गए हम कहाँ, ईरान गए। ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। वहां पे बातचीत चली कि रामसर कन्वेंशन लेके आते हैं और वेटलैंड को हम बचाएंगे। तो फाइनली 1971 में रामसर कन्वेंशन आ जाता है, और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, मतलब जो गाइडलाइंस वो देते हैं हम भी उसको फॉलो करते हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे Feb 2 को अवेयरनेस रेज करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। और 2025 का जो थीम था दैट वाज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड ऑफ वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। कॉमन फ्यूचर वाला ये जो लाइन था ये लिया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में। इसमें डिस्कस किया गया था कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और हम सभी को इकट्ठे आना पड़ेगा आगे, ताकि इस चीज को हम टैकल कर सके। तो ये जो अवर फॉर अवर कॉमन फ्यूचर वाली लाइन है, ये हमने ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 से पिक किया था। वो भी सस्टेनेबिलिटी
और क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर ही हुई थी ये जो रिपोर्ट है आपकी 1987 वाली। तो जो 2025 का थीम है वो भी कहां से हमने उठाया, इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट से। डन, यहां तक क्लियर? चलो बाकी आपको पता लग गया कि मोटो क्या है इसका, रामसर कन्वेंशन 1971 का। अब थ्रेट्स क्या क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे बड़ा रीजन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब पानी वाली लोकेशन है अगर, तो परमानेंट बॉडी है, तो मतलब ज्यादा पानी की क्वांटिटी होगी, साइड में इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। और इंडस्ट्रीज में एक ही दिक्कत रहती है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाना चाहते क्योंकि उस पर तो खर्चा आएगा और इनको प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा। इस वजह से ये चाहते हैं कि साइड में जो वाटर बॉडी है उसमें डाल देते हैं, कौन दिख रहा है। और उससे क्या होता है, इम्पैक्ट होती है जो नेचुरल चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज आएगी, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा टेम्परेचर रेंज जो टेम्परेचर है वो रेस कर रहा है। तो इससे दो चीजें हो रही है, जहां पे सी का वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है वहीं पे जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, चलो जो तो हिमालयन रिवर्स है उनको मान सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं इस वजह से उसके अंदर वाटर लेवल ज्यादा है। आने वाले टाइम में तो वो दिक्कत करने वाला है ना। तो वहीं पे जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो आपने सुना होगा कि श्रिंक कर रही है साइज में। और जो नहीं होना चाहिए, जैसे ग्लोफ वाली कंडीशन पड़ी थी, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ये फ्लड क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव वाली चीजों पे तो इंक्रीज कर रहा है, पर जो होना चाहिए अपने पास वो डिक्रीज कर रही है चीजें। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो राइजिंग टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। पहले पता होता था कि इसी महीने बारिश होगी, इसी महीने स्नोफॉल होगा, इसी महीने गर्मी आएगी। अब तो मार्च का महीना चल पड़ा, अब जाके स्नोफॉल हुआ अपर साइड में खूब सारा, वो भी। तो ऐसे ना हो कल को कि जून मंथ तक ये चीज धक्के खाते खाते एक ही महीने तक बचा, और एक साल आएगा कि कुछ बचा ही नहीं, बर्फ ही नहीं देखी। देखिए आपने स्नोफॉल, सबने देखी है? कितनों ने देखी है, हैंड रेस? बस चलो, बहुत सारे कंपनी है, मैंने भी नहीं देखी है। मैं, मेरी सिस्टर बोल रही थी तू फ्रिज में देख लिया कर, क्योंकि तब तक पिघल जाएगी जब तक तेरा टाइम आएगा। चलो ओके, वेटलैंड लॉस 50% जो वेटलैंड है 1900 के कंपैरिजन में अगर देखें तो लॉस हो चुके हैं। 35% डिक्लाइन हुआ है अगर 1970 से लेके 2015 का डेटा देखें। अलोंग विद दिस, इतना नेचुरल वेजिटेशन का नहीं हुआ है जितना वेटलैंड्स का डिक्लाइन हो चुका है। 81% इनलैंड, मतलब कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो लैंड सरफेस वाली होगी, एंड 36% कोस्टल वेटलैंड, यानी कि जो कोस्टल रीजन्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो स्पीशीज जो है वो भी डिक्लाइन हुई हैं सिंस 1970। तभी तो 71 में सारे सिग्नेटरी बने फिर इसके रामसर कन्वेंशन के, कि सच में ही डिक्लाइन कर रहा है। तो इतना डाटा तो देख सकते हो आप कि कितना ज्यादा डिक्लाइन हो रखा है विद रिस्पेक्ट टू वेटलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल कंजर्वेशन। तो पहले तो इंटीग्रेशन विद ग्लोबल स्ट्रैटेजी। बताओ मुझे, पार्टनरशिप वाला एसडीजी कौन सा है? नो, 17। 16 में क्या था? पीस इंस्टीट्यूशन, तो वो भी इंक्लूड हो सकता है, पर मैंने वर्ड यूज किया पार्टनरशिप, कि सारी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करो और एक साथ मिलके स्टेप्स आगे के लो। तो एसडीजी नंबर 16 में तो हम इंस्टीट्यूशन, पीस, जस्टिस, इस सब की बात करते हैं, पर पार्टनरशिप आपका 17 में आता है। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था, सीओपी नंबर 14, रामसर कन्वेंशन का ही 2022 के अंदर ये हुआ था। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि हमें वेटलैंड्स को अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसीज के साथ लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मतलब है कि जितनी भी एनवायरमेंट से रिलेटेड आप पॉलिसीज बनाओगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाओगे, उसमें कंसर्न याद रखना है कि वेटलैंड्स का भी है, उसको भी कंजर्व करना है। तो पॉलिसी इस तरह से हो कि वेटलैंड्स वाले एरिया में फायदा हो जाए। ओके, बाकी ये सीओपी नंबर 14 कहाँ पे हुआ था, लोकेशन? सीओपी 14। चलो नेक्स्ट, नाउ लिंकेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आगे आपके एसडीजीज, एज आई सेड अर्लियर कि 2030 तक एसडीजीज इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद क्या आएगा वो देखने वाली बात होगी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, तो बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डोडो का, उसके अब जीन्स को फैच करके ट्राई कर रहे हैं कि दोबारा से उसको बना सके। चलो वो तो सबसे कॉम्प्लेक्स वाली प्रोसेस है। इसके अलावा जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट के पास पहुंच चुकी है हमारे पास स्पीशीज, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए कि वहां पे जो लोग हैं वो इंटरफेरेंस शो ना करे। तो वो सारी चीजें। यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो वेटलैंड्स हैं क्रिटिकल इकोसिस्टम होते हैं, तो इनकी रिस्टोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन,
जो वेटलैंड है दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक, तो फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आई थिंक अब क्लियर है। तो एक हमने देख लिया SDG 13, 14, 15, 16 एंड 17, इवन 11 भी आ जाएगा इसमें, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओवरऑल ये वाले आ जाएंगे इसमें। ओके जी, पोस्ट कोविड-19। अब देखो कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो आपने दिल्ली की एक न्यूज़ सुनी होगी कि सामने वाली बिल्डिंग भी दिखाई देने लगी वहां पे, पहले धुआं हुआ करता था, तो इससे पता लगा कि पॉल्यूशन के लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखे हैं। खैर अब दोबारा से नहीं दिखाई देती, पर पोस्ट कोविड-19 हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने की ये ध्यान गया है कि वेटलैंड भी हमें बचाने हैं। उसके अलावा रामसर स्ट्रेटेजिक प्लान आता है एक, जिसमें बोला कि वेटलैंड को हम सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करेंगे, अगेन जो आपने टारगेट्स पढ़े वहां पे, और गोल्स के हिसाब से हम चलेंगे। एक हमने पढ़ा था, कौन सा न्यूज पढ़ा था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जहां पे क्लाइमेट को भी इंक्लूड करा है अपने बजट के अंदर। वेरी गुड, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बजट एलोकेट किया है क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी बोली गई थी। नाउ स्टेटस देखोगे अगर, तो टोटल अभी कितनी है, 89 रामसर साइट से। रिसेंट वाली आपने ध्यान में रखनी है, 2 तमिलनाडु की, एक सिक्किम की और एक झारखंड की। और जो उसके अलावा अपर गेंग्स वाला एरिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। रिवर स्ट्रेच कर रही है, वाइड हो रही है, क्यों हो रही है वाइड, बिकॉज ग्लेशियर स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं, उसी की वजह से स्ट्रेचिंग देखने को मिल रही है, जो है नहीं ठीक चीज, फ्लड वगैरह ज्यादा आ रहे हैं इसकी वजह से। और जो रामसर डेजिग्नेशन है, अब ये डेजिग्नेशन तो दे दी जाती है, इसका मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, आप इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो, पर बस डेजिग्नेशन में ही रह जाता है, वो प्रोटेक्शन हो ही नहीं पाती है, तो उसी के ऊपर एफर्ट लगाने की बात करी है। और अर्बनाइजेशन जो हमने इंक्रीज कर रखी है, जैसे अमेजोन का डिस्कस किया था हमने, अमेजोन फॉरेस्ट, वहां पे जो रीजंस पता लगे थे फॉरेस्ट फायर के, वो थे एंथ्रोपोजेनिक, मतलब लोगों ने खुद ही आग लगा दी थी, और ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल बोला गया था वो गवर्नमेंट को बोला गया था, बिकॉज उस एरिया को वो डेवलपमेंट पर्पज से यूज करना चाहते थे, वहां पे घर वगैरह सेटलमेंट्स वो स्टार्ट करना चाहते थे। नाउ एक्सटेंड देख लो पहले, नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस 2017 से 18 अगर देखोगे, तो वेटलैंड इंडिया के अंदर कितना एरिया कवर करता है, तो लगभग 15.98 मिलियन हेक्टेयर्स। और इसके अलावा 66.6% जो वेटलैंड है वो तो नेचुरल है, और बाकी के जो बचे लगभग 34% वो सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल है, एंथ्रोपोजेनिक है, जो लोगों ने खुद बनाए हैं। और वेटलैंड श्रिंक भी कर रहे हैं, 30% इंडिया के जो नेचुरल वेटलैंड है वो खत्म हो चुके हैं, अगर पिछले 40 साल को अगर आप देखो। ठीक है, तो वो डिक्लाइन भी कर चुके हैं। इसके अलावा मेजर अर्बन सेंटर्स, अब जैसे मुंबई है, ये एरियाज देखो, मुंबई वाला एरिया, यहाँ पे कोलकाता और चेन्नई, ये वही 3 जगह हैं, कुछ आ रहा है इनको देख के याद, कॉलोनियल पीरियड आया याद, मेन सेंटर्स यही हुआ करते थे, फिर चार्टर सॉरी वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था 1773, फिर ऑफिसेस को शिफ्ट कर दिया था बंगाल वाले एरिया में। तो इन 3 एरियाज को ऐसे याद रख लेना, डाटा याद रह जाएगा आपको। तो मुंबई में अगर देखोगे तो 71% वेटलैंड खत्म हो चुके हैं, अगर डेटा लोगे 1970 से लेके 2014 का। एक तो कंजेस्टेड हो गया है, बहुत रैपिड तरीके से वहां पे अर्बनाइजेशन हुई, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपने एक धारावी करके सुना होगा, वहां पे स्लम है, उस पे भी पैसा एलोकेट किया था कि इसको हम रिन्यू करेंगे, पर वहां के लोग भी वहां से अब जाना नहीं चाहते हैं, अंदर ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रखी है। बाकी जगह पे आप देखोगे कि टोटल पॉपुलेशन में से जो 80% है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड आपको दिख जाती है, वहां पे बहुत रेयर केस है कि आपको सिर्फ 1% पॉपुलेशन है अंदर जाके जो अनएम्प्लॉयड मिलती है, बाकी सब एम्प्लॉयड है, वहां पे कोई ना कोई छोटा मोटा काम सभी कर रहे हैं, तो मतलब सबसिस्टेंस चल रही है उसकी। और उसके अलावा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड देखोगे तो 1991 से लेके 2021 के हिसाब से यहाँ पे 36% लॉस देखने को मिल गया, तो काफी ज्यादा लॉस हो रखा है। चेन्नई में देखोगे तो यहाँ पे भी 85% वेटलैंड जो है वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे भी तमिलनाडु वाला एरिया जो है, यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आए हैं, जब से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं उस टाइम से आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी वेटलैंड का नंबर डिक्रीज हुआ है। कुछ सबमर्ज ही करके पानी के अंदर, तो वो तो अब गायब है, उनको हम काउंट भी नहीं करेंगे। और इससे क्या पता लग रहा है कि यस क्लाइमेट जो है वो लिटरली चेंज कर रहा है, और सी लेवल जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और जो वेटलैंड होते हैं जनरली हमने अभी पढ़ा कि पानी के आसपास ही मिलेंगे हमें, इनलैंड भी हैं, पर जो कोस्टल वाले हैं वो तो कोस्टल एरियाज पे ज्यादा मिलते हैं, तो वो कुछ सबमर्ज भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। बाकी इम्पैक्ट क्या है, तो काली विच इज लोकेटेड इन
कोलंबिया। यहाँ के हिसाब से इन्होंने एक एस्टिमेशन दी थी वेटलैंड्स के ऊपर कि अगर वेटलैंड्स लॉस होते हैं, खत्म होते हैं, तो उससे अराउंड कितने रुपए नहीं है, ये डॉलर हैं, 76,827 पर हेक्टेयर एनुअली, इतने डॉलर्स का लॉस हो जाता है। पर हेक्टेयर के हिसाब से मेंशन करा है कि इतने डॉलर्स खत्म होते हैं आपके अर्बन एरियाज के अंदर। और वहीं पे अगर रूरल या पेरी अर्बन एरियाज देखोगे तो वहां पे 30,354 पर हेक्टेयर एरियाज पे एनुअली वेटलैंड अगर लॉस होता है तो इतना पैसा भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली इसकी बेनिफिट्स हमने देख लिए। जहां पे टूरिज्म साइट बनेगी, बर्ड वॉचर्स आएंगे, वो टिकट्स लेंगे वहां पे, और टिकट वो कितने भी रेट पे देने को तैयार होते हैं। अभी जैसे कुंभ हुआ यहाँ पे, तो आपने सुना होगा, बहुत सारी स्टोरीज आई, वैसे ही एक आदमी था, उसके पास जॉब वगैरह नहीं बची हुई थी, खत्म होगी, उसने धागे बेचे वहां पे जाके। अब इंडियंस को तो पता है कि इसकी क्या कॉस्ट रहेगी, पर जो टूरिस्ट आ रखे थे उनको हजार हजार, दो दो हजार रुपए में बेचे, और लिटरली उसने इतनी ज्यादा अर्निंग कर ली। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। सिमिलरली जब भी माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे वहां पे बर्ड वॉचर्स जरूर जाएंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेंगी, पैसा वहां पे भी एलोकेट होता है। तो उसी के बेसिस पे ये काली कोलंबिया ने डिक्लेयर करा था अपनी स्टडी के अंदर कितना पैसा लॉस भी हो जाता है अगर आपके वेटलैंड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो एक छोटा सा आर्टिकल था, बाकी वे फॉरवर्ड हमने साथ में ही डिस्कस कर लिए क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। तो अवेयरनेस वगैरह है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एसडीजीज और कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच, लोकल कम्युनिटीज को भी साथ में लेके चलो। पर जब लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करने पे उतरती हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, तो गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट सेक्टर की बॉडीज होती हैं उनको सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, पर एनीवे यहाँ पे वे फॉर्मेट में तो लिखा ही हुआ है कि कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, तो ये भी आप ध्यान में रखना। बाकी लैंड यूज चेंज, अच्छा, डेवलपमेंट के पर्पज से पेड़ हटाने पड़ते हैं, सॉइल इरोजन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। ऊपर से हमने अभी पढ़ा हिमालयन रीजन की अगर बात करें, इस वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लड्स वगैरह का भी ज्यादा कंसर्न बन रखा है। सिक्किम में एक लेक पड़ी थी, कौन सी, लोनाक, तीस्ता रिवर डैम प्रोजेक्ट इसी से निकली थी ना, तीस्ता रिवर, तो उसके ऊपर डैम बनाना चाहते हैं, पर ग्लोब्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। अब देखो ऊपर भी लेक तो वो कब से बन रही थी, पर वो बैलेंस हो जाती थी, जैसे ही सर्दियां आती थी तो ठंड पड़ी, अगेन टेम्परेचर डाउन गया, वो जम जाएगी, तो गर्मी आएंगी तो आराम आराम से पिघलना शुरू करेगी। पर अब दिक्कत ये हो रखी है कि ग्लेशियर रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं, इसी वजह से जो वजन है वहां पे देखा था ना, वो मोरेन डैम, जो नेचुरल डैम्स होते हैं, यहाँ पे पत्थर होता है, यहाँ पे ये लेक भर रही होती है, पर अब कितना ही वाटर होल्ड कर पाएगा, एक टाइम तो आएगा ये मोरेन डैम भी टूटेंगे। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं, कार्बन सिंक्स बना ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, तो वही सारे इसके वे फॉरवर्ड्स थे। तो ये था आपका वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को अगर ट्राई करना होगा तो वेटलैंड्स के ऊपर ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या क्या लिखना है, एक तो वेटलैंड्स के बारे में, तो केस से स्टार्ट करना कि कौन सा केस था, केस क्या आएगा, 4 नई रामसर साइट्स भी इंक्लूड हुई हैं, चारों ही वेटलैंड है, तो उसको एग्जाम्पल के साथ आप शुरू कर सकते हो। इसके अलावा कंसर्न्स लिख सकते हो, और क्यों वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, कैसे इनको हम प्रिजर्व कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में लिख सकते हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, 250 वर्ड्स में आराम से लिख लेना इसको। और बाकी जिस स्टेट से आप हो वहां का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। यस, पेरू का भी था, यस यस, लिमा, वहां पे भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बोला था कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको आगे लेके आए। हाँ ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आप अपने एंड से ट्राई कर सकते हो, पीडीएफ आपके ग्रुप में आ गई होगी।